हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे NCERT EVS की बुक आसपास कक्षा 5 चैप्टर नंबर 5 है बीज बीज बीज। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती हैं और क्यों? उत्तर में लिखेंगे, मेरे घर में चना, मूंग, मटर, राजमा आदि को बनाने से पहले भिगोया जाता है। इनके दाने बहुत कड़े होते हैं जिन्हें पकाने में बहुत समय लगता है। भिगोने से मुलायम हो जाते हैं तथा इन्हें पकाने में भी बहुत कम समय लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को भिगो करके उसके बाद पकाते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, पूछ रहा है कि तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें अंकुरित करके खाई जाती हैं, उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है, कितना समय लगता है? उत्तर में लिखेंगे, मेरे घर में चना तथा मूंग अंकुरित करके खाए जाते हैं। चने या मूंग को पानी में रात भर भिगोया जाता है। सुबह उसे पानी से निकाल कर गीले कपड़े में बांधकर छोड़ दिया जाता है। चने को अंकुरित होने में 36 से 48 घंटे तथा मूंग को अंकुरित होने में 24 से 32 घंटे लगते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, क्या तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है और क्यों? उत्तर में लिखेंगे, हाँ, मेरी माँ को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है। ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं। किस बीज के पौधों को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज़्यादा दिन लगे? तिल के बीज को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज़्यादा का समय लगा। ये तो प्रश्न आपके जब आप बुक पढ़ेंगे वहाँ पे इसका मिलेगा। किस बीज के पौधों को मिट्टी से बाहर आने में सबसे कम दिन लगे? उत्तर में लिखेंगे, सरसों के बीज को मिट्टी से बाहर आने में सबसे कम दिन लगे। कौन सा बीज उगा ही नहीं, क्यों नहीं उगा होगा? उत्तर में लिखेंगे, जिन बीजों को सही मात्रा में पानी हवा मिली वे सभी अच्छे उगे। जिनको पानी और हवा नहीं मिली वे पौधे नहीं उग पाए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अगर तुम्हारा पौधा सूख गया या पीला हो गया तो सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा? उत्तर में लिखेंगे, पौधे पानी की कमी से पीले होते हैं और फिर सूख जाते हैं। पौधों को पानी ना मिलने पर क्या होता होगा? उत्तर में लिखेंगे, पौधे पहले पीले होंगे फिर सूख जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे करके देखो का प्रश्न नंबर 1। याद है कक्षा 4 में जड़ों का जाल पाठ में तुमने बीज के प्रयोग किए थे। आओ एक और प्रयोग करके देखें। उत्तर में लिखेंगे, पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है, एक प्रश्न लेना आपको, चने के कुछ दाने और 3 कटोरियाँ लो। पहली कटोरी में आपको क्या करना है, चने के 4-5 दाने लो और कटोरी को पानी से पूरा भर दो। दूसरी कटोरी में क्या करना आपको, उतने ही चने भीगी हुई रुई या कपड़े में लपेट कर रख दो। ध्यान रहे कि कपड़ा या रुई सूखने ना पाए। तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखो। तीनों कटोरी को ढक दो। 2 दिन बाद देखो और लिखो कटोरी में चने में क्या बदलाव दिखा। पहले में आपको देखने को मिलेगा बीज को हवा मिल रही थी, पहले के लिए नहीं। दूसरे में हाँ, और कटोरी 3 में, यानी तीनों के लिए, पहले के लिए तो हवा नहीं मिल रही थी लेकिन दोनों के लिए 2-3 के लिए हवा मिल रही थी। क्या बीजों को पानी मिल रहा है? क्या बीजों को पानी मिल रहा है? बीजों में क्या बदलाव आया? बीजों में अंकुरण कैसे हुआ? इन सब चीज़ों का अंतर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। किस कटोरी के बीजों के अंकुरण हुआ? इस कटोरी और बाकी कटोरी के बीजों में क्या अंतर है? उत्तर में लिखेंगे, अंकुरण केवल दूसरे कटोरी में हुई। कटोरी 2 के चने को पानी और हवा दोनों मिली। कटोरी 1 में चने को केवल पानी ही मिला। कटोरी 3 में चने को केवल हवा ही मिली। इसलिए आपको पता है अंकुरण के लिए हवा पानी
दोनों ज़रूरी होता है। इसलिए सिर्फ कटोरी नंबर सेकंड में जो चना था वो अंकुरित हुआ, जबकि 2 और कटोरियाँ थी उसमें अंकुरित नहीं हुआ। प्रश्न नंबर सेकंड है, गोपाल की माँ ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे? उत्तर में लिखेंगे, गोपाल की माँ ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में इसलिए बांधे ताकि चने को पानी तथा हवा दोनों मिले। अगला प्रश्न है, साबुत मसूर की दाल को हम अंकुरित नहीं कर पाते, सोचो क्यों? उत्तर में लिखेंगे, साबुत मसूर की दाल बनाने में मसूर को कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके कारण उसकी अंकुरित होने की जो क्षमता होती है खत्म हो जाती है। चित्र बनाना है। प्रश्न नंबर 1 है, अपने अंकुरित बीज को ध्यान से देखो और उसका चित्र बनाओ। तो इस प्रकार से आपका जो अंकुरित बीज हुआ होगा इस प्रकार से उसका चित्र बना होगा। किसका पौधा कितना बड़ा, एक प्रयोग करना है। एक गमला या चौड़े मुंह वाला डिब्बा लो, इसके नीचे छोटा सा छेद करके मिट्टी भरो। किसी एक किस्म का 4-5 बीज मिट्टी में दबा दो। कक्षा के सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोएं, जैसे कि सरसों, मेथी दाना, तिल, धनिया। और उसके बाद आपको लिखना है बीज का नाम। बीज का नाम इधर लिखिएगा, कौन सा बोया गया है, किस दिन बोया गया है, सब बच्चे करेंगे। अब जिस दिन से तुम्हारा छोटा सा पौधा निकलता दिखा उस दिन से उसकी तालिका भरो। तालिका में आपको बनना है तारीख, पौधे की लंबाई कितनी हो रही सेंटीमीटर में, कितने पत्ते दिखे हैं, कोई बदलाव आया कि नहीं। यहाँ पे डेट रखना है, चार्ट डेट को चेक करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बीज का नाम, सरसों के बीज बोने की तिथि 5 नवंबर को बोया गया था और इसकी जो पौधे की लंबाई हुई थी 1/2 सेंटीमीटर और कितने पत्ते दिखे थे, इसमें 2 पत्ते। कोई बदलाव हुआ था, नहीं हुआ था। फिर 6 नवंबर को चेक किया गया, 2 सेंटीमीटर उसकी लंबाई बढ़ गई, 3 पत्तियाँ इसमें निकली, कोई बदलाव देखने को मिला, नहीं मिला। 7 नवंबर की बात करते हैं। 7 नवंबर में 21/2 सेंटीमीटर बढ़ गया और 4 इसमें पत्तियाँ आ गए, तना क्या होगा, मोटा हो गया, ये परिवर्तन उसमें आया। उसके बाद 8 नवंबर को चेक किया गया तो 4 सेंटीमीटर उसकी लंबाई बढ़ गई, 6 पत्ते निकल आए, तना और भी ज़्यादा मोटा हो गया। इस प्रकार से उसमें अंतर देखने को मिला। प्रश्न है अगला, पता करो बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में कितने दिन लगे। तो उत्तर लिखेंगे, बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में 6 से 7 दिन लगे। सरसों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पहले दिन और दूसरे दिन पौधों की लंबाई कितना अंतर था, तो पहले दिन आपने देखा और दूसरे दिन पौधे की जो लंबाई में अंतर था 0.5 सेंटीमीटर का अंतर था। किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी, तो तीसरे दिन पौधे की जो लंबाई थी सबसे ज़्यादा बढ़ी थी। क्या हर दिन पौधे के नया पत्ता या पत्ते निकलते हैं? हाँ, हर दिन पौधों में एक नया पत्ता निकल रहा है। क्या पौधे के तने में कुछ बदलाव आया? हाँ, पौधे के तने दिनों दिन मोटे तथा मजबूत होते गए। क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं? इसके बारे में स्वयं बताइए। दिल की बात, बीज के अंदर क्या होता है, अपने मन से इसकी बात बताइएगा। उत्तर में क्या लिखेंगे, बीज के अंदर एक नन्हा पौधा होता है। छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है? उत्तर में लिखेंगे, बीज मिट्टी से पानी अवशोषित कर अंकुरित होकर पौधा बन जाता है। सोचो और कल्पना कीजिए, अगर पौधे चलते होते तो कैसे होते और उसका चित्र बनाओ। उत्तर में इस प्रकार से आप चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। कितने सारे बीज, तुम कितनी तरह के बीज इकट्ठा कर सकते हो? सोचो, तुम्हें ये बीज कहाँ से मिले होंगे। सारी कक्षा मिलकर तरह तरह के बीजों को इकट्ठा करें, हो गए ना बहुत सारे बीज। इन बीजों को ध्यान में देखो, बीज के रंग, उनका आकार, ऊपरी सतह खुरदरी या मुलायम है। दी गई नीचे तालिका में चार्ट बनाओ और पूरी कक्षा मिलकर उसे भरें। उत्तर में आप लोग इस प्रकार से कौन कौन से, इससे राजमा का बीज इकट्ठा हुआ, मूंग का, चने का, मटर का, पपीते का, आम का, सेब का, भिंडी का, जीरे का और शौ का। इनका रंग कैसा होता है? ये भूरा होता है राजमा, मूंग हरा होता है, चना भी भूरा होता है, मटर भी भूरा, पपीते का बीज काला है, आम का बीज हल्का पीला, सेब का गहरा भूरा, भिंडी का सफ़ेद, जीरे का हल्का भूरा और सौंफ का हरा। इन सब का आपको चित्र बनाना है, ठीक है। चित्र बना के देखना है कैसे होते हैं। जैसे राजमा का मुलायम होता है, मूंग का मुलायम होता है,
चने का खुरदरा है, मटर का मुलायम है, पपीते का खुरदरा है, आम का मुलायम है, सेब का भी मुलायम है, भिंडी का भी मुलायम होता है, जीरे का भी मुलायम है और सौंफ का भी ऊपरी सतह जो है सब मुलायम है। सोचो क्या इस सूची में सौंफ और जीरा भी हैं? तो उत्तर में लिखेंगे हाँ, इस सूची में सौंफ और जीरा भी हैं। इकट्ठे किए गए बीजों में से सबसे छोटा और सबसे बड़ा बीज कौन सा है? उत्तर में से सबसे छोटा जो बीज है भिंडी का है और सबसे बड़ा बीज आम का है। समूह बनाओ और लिखो। प्रश्न नंबर का है, जो बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जो सब्जियों के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जो फलों में से इकट्ठे किए जाते गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। और कुछ और प्रश्न इसमें हैं, जो हल्के या फूंक मारने पर पता कर सकते हैं, जो चपटे हैं। तो ध्यान में रखना है। पहले का आंसर है जीरा, काली मिर्च, धनिया, मेथी, सौंफ आदि मसाले के रूप में इस्तेमाल होते हैं। भिंडी, टमाटर, खीरा, कद्दू आदि सब्जी के रूप में इस्तेमाल होते हैं, सब्जी के बीज हैं। सेब, संतरा, पपीता आदि फलों से इकट्ठे किए गए बीज हैं। अजवाइन, सौंफ, जीरा ये आपके हल्के बीज हैं, जो फूंक मारने से पता चल जाएंगे कि हल्के हैं। और राजमा, सेब और सेम क्या हैं, जो कि चपटे बीज होते हैं। इनका जो बीज होता है चपटा होता है। और समूह भी बनाओ। कितने समूह बना पाए हूँ? बीज के हम निम्नलिखित समूह बना सकते हैं, जैसे कि छोटे बीज हो सकते हैं, बड़े बीज, हल्के बीज, भारी बीज, पानी में तैरने वाले बीज। इस प्रकार से अलग अलग इनका समूह बन सकता है। क्या तुम बीजों से खेलने वाला कोई खेल जानते हो? अपने साथियों से बात करो। उत्तर में लिखेंगे आम के बीजों से बाजा बनाया जाता है। तो आप अक्सर देखते होंगे बचपन में आपने आम का जो बीज था उसको निकाल करके गुठली से उसको थोड़ा सा रगड़ करके आगे हिस्से को और उससे उसमें फूंक मारते तो उसमें सीटी जैसी आवाज़ आती थी, इसलिए उसका बाजा भी बनाया जाता था। घुमक्कड़ बीज क्या होते हैं? क्या तुमने कोई भी बीज उड़ते हुए देखा है? उत्तर में लिखेंगे हाँ, हमने बीज उड़ते हुए देखा है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे यहाँ उसे क्या कहते हैं? हमारे यहाँ उसे बुढ़िया दादी कहा जाता है। अनुमान लगाओ कि तुम्हारे बीज के समूह में से कितने बीज हवा में बिखरते होंगे। उत्तर में लिखेंगे मेरे बीज के समूह में कुछ बीज हवा में बिखरते होंगे, जैसे कि अजवाइन, जीरा और सौंफ। चित्र को देखकर अंदाज़ा लगाओ कि इनमें बीज किस किस तरह के बिखर रहे हैं। तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे चित्र है, जंतुओं द्वारा, पक्षियों द्वारा और यह जल द्वारा। चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले चित्र में गिलहरी बीज को ढो रही है, दूसरे चित्र में चिड़िया बीज ढो रही है, जिससे पता चलता है कि जानवर और पक्षी बीज ढोते हैं। तीसरे चित्र में पता चलता है कि बीज पानी में तैरते हैं, पानी भी बीज ढोने का काम करती है। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं, जैसे कि सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। उनकी आवाज़ सुनी है? पूछ रहा आपसे। तो उत्तर में लिखेंगे नहीं, हमने इसकी आवाज़ नहीं सुनी है। सोचो अगर बीज बिखरते नहीं या एक जगह से ही पड़े रहते तो क्या होता? उत्तर में लिखेंगे अगर बीज बिखरते नहीं तो बहुत सारी समस्याएं होती, जैसे कि पेड़ के सारे बीज वहीं रह जाते हैं। उन बीजों से निकलने वाले पौधे को उचित धूप, पानी, हवा नहीं मिल पाती और वे ठीक से बढ़ नहीं पाते। अगला प्रश्न है, एक सूची बनाओ, बीज किस किस तरह से बिखरते हैं। तो आपने देखा, पहला तो आप देख लीजिएगा, जानवरों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, हवा के द्वारा और पानी के द्वारा। इस तरीके से बीज और स्वयं भी बिखर जाते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर अगला है, हम क्या समझे। इसमें से पहला प्रश्न है, यह चित्र रीना ने बनाया है अपने अंकुरित बीज का। तुम्हें क्या लगता है इन चित्रों को अंकुरित होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत हुई होगी? अपने शब्दों में लिखो। अगर उन ज़रूरी चीज़ों में से कोई ना मिले तो रीना के बीज कैसे दिखेंगे? चित्र बना के दिखाओ। उत्तर लिखेंगे इन बीजों को अंकुरित होने के लिए पानी, हवा की ज़रूरत हुई होगी। अगर इन बीजों को इसमें से कोई चीज़ ना मिले तो बीज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी बीज में अंकुरण नहीं देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बीज किस तरह बिखरते हैं?
किन्हीं दो तरीकों के बारे में अपने शब्दों में लिखो। उत्तर में लिखेंगे बीज जानवरों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा बिखरते हैं। हल्के बीज हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। कुछ बीज पानी में तैरते हुए बहुत दूर तक चले जाते हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।